नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली पार्टियों ने नहीं बताए नाम, और चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड का सारा ब्यौरा और पार्टियों का पत्र व्यवहार किया सार्वजनिक। चुनावी चंदे में सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला है, फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को, फिर आप देखें कांग्रेस को। अप्रैल 2019 से पहले के चुनावी बॉन्ड के आंकड़े भी हुए जारी, और 2017-18 के वित्त बजट में आप देखते हैं कि इसकी घोषणा की गई थी, चुनावी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसकी। और आप देखते हैं कि बाद में आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चंदा मिल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, उसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, जनता को भी जाननी चाहिए, जनता को भी देखना चाहिए, क्योंकि जनता आपको वोट दे रही है। तो एसबीआई को फटकार भी लगाई थी। एसबीआई ने बाद में आप देखते हैं कि इस चुनाव आयोग को आंकड़े दिए थे, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसे रिलीज कर दिया है। तो अप्रैल 2018 से अब तक किस पार्टी को कितना चंदा मिला है? तो भाजपा को 6,986.5 करोड़ है, तृणमूल को 1,396.94 करोड़, कांग्रेस को 1,334.35 करोड़, बीजेपी को 944.5 करोड़, द्रमुक को 656.5 करोड़, वाईएसआर कांग्रेस को 442.8 करोड़, तेदेपा को 181.35 करोड़ है। और देखिए जो पार्टी सत्ता में रहती है उसको सबसे ज़्यादा चंदा दिया जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि काम भी, कोई काम अगर हमारा है तो हम किसे देंगे? जो सत्ता में होगा उसी से तो होगा हमारा काम, तो हम उसे ही कुछ चंदा देंगे सबसे ज़्यादा। और देखिए अगर हम लोग यहाँ एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत आप देखते हैं कि इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और अगर हम लोग चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आपके विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है। तो इसकी स्थापना आप देखते हैं कब होती है? 25 जनवरी 1950 में। ये भी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना होती है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फ्यूचर गेमिंग ने द्रमुक को दिए 509 करोड़ रुपए, सबसे ज़्यादा इसी ने आप देखते हैं कि दिए हैं। मथुरा के लाडली जी मंदिर में आप देखिए रेलिंग टूटी, 2 दर्जन श्रद्धालु दबे। तो बड़ा सोच समझ के जाया करिएगा और ध्यान रखा करिएगा कहीं अगर जाते हैं, क्योंकि आजकल तीर्थों पर बहुत भीड़ है, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है ना। पुणे में आतंकी संगठन आईएस की 4 संपत्तियों को रोकी है। एनआईए की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुणे में आतंकी संगठन आईएस के मॉड्यूल के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 11 आतंकियों की 4 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। और जांच एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई देश में वैश्विक आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए की गई है। पुतिन जीते 2030 तक बने रहेंगे रूस के राष्ट्रपति। अब रूस में 3 दिनों की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद हुई मतगणना में कुल पड़े मतों में 87% मत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मिले हैं। इस प्रकार से पुतिन ने चुनाव जीता है, वह 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अमेरिका ने कहा कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। अब कुछ भी कहते रहिए, जीत तो गए ही हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें आप देखेंगे ये रूस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये रूस है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध ही चल रहा है। व्लादिमीर पुतिन की बात हो रही है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 7 अक्टूबर 1952 में इनका क्या हुआ था? जन्म। और इन्होंने कई पद संभाले। आप सोचिए, आप देखेंगे राष्ट्रपति प्रशासन के उप प्रमुख भी रहे, मुख्य पर्यवेक्षी विभाग के प्रमुख भी रहे, राष्ट्रपति प्रशासन के प्रथम उप प्रमुख रहे हैं, संघीय सुरक्षा सेवा के निदेशक रहे, सुरक्षा परिषद के सचिव भी रहे, और रूस के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया इन्होंने। और रूस के राष्ट्रपति तो हैं ही, तो बड़े चर्चा में कह लीजिए। देश में जानबूझकर फैलाया जा रहा है द्वेष, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक गठबंधन बना हुआ है विपक्षियों का, इंडिया गठबंधन, तो उसी का शक्ति प्रदर्शन हो रहा था। और
543 सीटें हैं लोकसभा की। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। सहयोगियों को इस्तेमाल कर छोड़ना कांग्रेस का एजेंडा है, ये मोदी साहब कह रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि राजनीति अब खबरें रहेंगी ज़्यादा, क्योंकि चुनाव है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलेगा खूब। ईडी ने केजरीवाल को एक ही दिन भेजे 2 समन। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 मार्च को होगा पेश। आबकारी घोटाले से जुड़ी 9वें समन में केजरीवाल को 21 मार्च को बुलाया गया है। ईडी आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी, कि अरविंद केजरीवाल ईडी के पीछे पड़े हुए हैं। ये जा नहीं रहे और वो बार बार बुला रही ईडी। मुझे लगता है कि वो शायर थे ना, बुलाती है मगर जानेगा नहीं, तो वो यही कर रहे हैं। ईडी की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। अब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का अभिन्न हिस्सा बताया। और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अब चीन की सेना के बढ़ते बोल सामने आए हैं। उसने अरुणाचल प्रदेश को चीन का परंपरागत अभिन्न हिस्सा बताया। चीनी सेना की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन की आपत्ति को नकार दिए जाने के बाद आई है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग सियाओ गांग ने कहा कि सिजांग तिब्बत की चीनी नाम का दक्षिणी भाग चीन का परंपरागत हिस्सा है। एक और बता दें, देखिए वो तो लद्दाख को भी अपना हिस्सा कहता रहता है, उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। क्या उसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक आप देखेंगे कि भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। इसे अगर हम लोग देखें, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 में। यहाँ आप देखते हैं कि पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, ये भी याद रखिएगा। गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में विदेशी छात्रों पर हमला हुआ है। ये अहमदाबाद में कुछ लोगों ने गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रावास में नमाज पढ़ने के दौरान विभिन्न देशों के छात्रों पर हमला कर दिया। शनिवार रात को हुई इस घटना के बाद श्रीलंका तजाकिस्तान के एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराएगा। 2 आरोपितों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आयुक्त GS मलिक ने बताया कि 20-25 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। घटना की जांच के लिए सुरक्षा कर्मियों के 9 दल गठित किए गए। पुलिस उपायुक्त तरुण दुग्गल ने बताया कि पुलिस ने अन्य आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। ये बड़ा नफरत वाली बात है। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश समेत आप देखिए 19 के खिलाफ केस हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस से बढ़ सकती है बघेल की मुश्किलें। और FIR के अनुसार नेता और पुलिस अधिकारी प्रोटेक्शन मनी लेकर कारोबार में कर रहे थे मदद। और ये सट्टा ऐप का मामला है ना, महादेव ऐप, तो उसी की बात हो रही है, उसमें इनका नाम भी जुड़ रहा है। 40 घंटे चला ऑपरेशन, नौसेना ने पकड़े 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे। और हिंद महासागर में फिर देखा नौसेना का शौर्य। अपहृत जहाज के चालक दल के 17 सदस्य भी बचाए गए। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS कोलकाता का ऑपरेशन में किया गया स्थल मारकोस भी उतारे गए। और आजकल लूटें काफ़ी हो रही है, तो भी आप देखेंगे। नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि युद्धपोत INS कोलकाता ने बुधवार को सुबह रूएन को रोका। इस दौरान सी गार्डन डॉन का उक्त जहाज के ऊपर उड़ाया गया। उसने जहाज पर समुद्री डाकुओं की पुष्टि की। इस दौरान समुद्री डाकुओं ने ड्रोन को मार गिराया। भारतीय नौसेना की युद्धपोत पर गोलीबारी की। नौसेना ने बताया कि इसके बाद INS कोलकाता ने MV रूएन जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम और नेविगेशन सहायता को सक्षम बना दिया, जिससे उन्हें जहाज बंद करना पड़ा। इसके बाद C-17 विमान से मार्कोस कमांडो जहाज पर उतारे गए और उन्होंने समुद्री लुटेरों के समर्पण के लिए मजबूर किया। उस पर सवार चालक दल के सदस्यों को भी बचा लिया गया। ये हिंद महासागर आप देख रहे हैं, ये हिंद महासागर है। यहाँ और अच्छे से देख सकते हैं, ये है पूरा अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, बंगाल की खाड़ी। अब आप देखिए आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें, तो ये भी देख सकते हैं आप लोग। केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली आपकी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी।
सर्विस तस्करी मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव नोएडा में गिरफ्तार हुए हैं। और एल्विस यादव हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, बिग बॉस ओटीटी के विनर भी थे। और अभी कुछ समय पहले भी किसी मारपीट में इनका नाम आया था ना, वीडियो वायरल हुआ था। ये आप देखिए, हाईटेक लोकसभा चुनाव में लोगों के लिए ऐप बनेंगे मददगार। कैसे? वोटर हेल्पलाइन, मतदाता सूची में नाम शामिल करने से लेकर चुनाव से संबंधित सभी सेवाओं के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से लोग मतदाता सूची में अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। नाम शामिल नहीं होने या कट जाने पर मतदाता सूची में शामिल करने के लिए इस ऐप से ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मतदान के दिन इस ऐप से वोटर स्लिप तैयार कर डाउनलोड किया जा सकता है। इसका प्रिंट आउट निकालकर मतदाता अपने साथ पहचान मतदान केंद्र पर जा सकता है और इस ऐप के माध्यम से अपने मतदान केंद्र की जानकारी भी मिल सकती है। वोटर हेल्पलाइन एक सक्षम ईसीआई है। इस ऐप का दिव्यांग मतदाता इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके माध्यम से वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मतदान के दिन व्हील चेयर के लिए पहले से अनुरोध देकर बुक कर सकते हैं। नो योर कैंडिडेट, इस ऐप से कोई भी व्यक्ति या मतदाता संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम, शिक्षा और उनके आपराधिक रिकॉर्ड, तैयारी इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। इसलिए मतदाता इस ऐप का इस्तेमाल प्रत्याशियों के बारे में जानकारी लेकर उम्मीद के अनुसार मतदान के लिए फैसला लेने में सक्षम इस्तेमाल आप देखते कर सकते हैं। और सी विजिल ऐप, इस ऐप से लोग चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में चुनाव आयोग को शिकायत देकर सूचित कर सकते हैं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई भी चीज़ें देखने पर उसका वीडियो या फिर फोटो भी अपलोड किया जा सकता है इस पर। ई लर्निंग, तो मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वोटर टर्न आउट, मतगणना के समय यह ऐप सक्रिय होता है। इस ऐप के माध्यम से मतगणना से संबंधित जानकारी ली जा सकती है। उम्मीदवारों के लिए सुविधा के कैंडिडेट, इस के माध्यम से उम्मीदवार चुनावी सभा, रैली इत्यादि की स्वीकृति लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया भी ऐप मददगार होगा। चुनाव प्रबंधन के लिए 3M, एनकोर, ENCORE और ESMS, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जर्वर ऐप जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल चुनाव प्रबंधन के लिए अधिकारी कर सकते हैं। ये ऐप हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आपकी, इस कौन सा ये ऐप किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, क्या करता है, उद्देश्य क्या है इसका, तो याद रखा करिएगा थोड़ा। 80 की उम्र में पुरुषों से अधिक महिला मतदाता हैं, देख लीजिए ये बात। मैंने आप लोगों से बोला ना कि अब आप देखिए चुनाव है तो राजनीतिक खबरें बहुत रहेंगी। यह जान लीजिए आप लोग, देश में जब विपक्ष जाति आधारित राजनीति कर सरकार को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति की नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, वे युवा, किसान, महिलाएं, गरीब। महिला, युवा, किसानों और गरीबों की जीवन को आसान बनाना ही विकसित भारत का संकल्प को साकार किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही चुनावी महासमर की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आम चुनाव 2024 में महिला, युवा, किसान और गरीब तय करेंगे चुनाव की दिशा। भारत को महाशक्ति बनाएंगे युवा। 96.8 करोड़ हैं कुल मतदाता देश में। 21.5 करोड़ मतदाताओं की उम्र 29 साल से कम है। 1.84 करोड़ मतदाता हैं 18 से आप देखिए 19 वर्ष के। और गरीबों को मदद की जरूरत है, तो 16.1% लोग गरीब हैं भारत की कुल आबादी का। युवा मतदाताओं के मुद्दे तो कम लागत में उच्च शिक्षा की सुविधाएं, शोध एवं नवाचार के लिए सरकारी मदद, प्रोत्साहन, उद्यमिता के लिए कर्ज की उपलब्धता और नौकरी तो है ही। गरीबों के मुद्दे तो स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, सस्ती स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का आसान पहुंच। महिला आधी आबादी का सशक्तिकरण जरूरी है। 47 करोड़ हो गई महिला मतदाताओं की संख्या। 43.8 करोड़ थी महिला मतदाताओं की संख्या 2019 में। पुरुषों की तुलना में अधिक मतदाताओं ने वोट दिया था पिछले लोकसभा चुनाव में। 67.2% महिला मतदाताओं ने वोट दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। 5.1% बढ़ी महिला मतदाताओं की संख्या 2019 से 2022 के दौरान। किसान तो 11.3 करोड़ किसान पंजीकृत हैं पीएम किसान योजना में। महिलाओं के मुद्दे तो महिला सुरक्षा हो गई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं तक आसान पहुंच, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलने चाहिए, कार्यालय में मिले काम का
बेहतर माहौल हो, किसानों के मुद्दे तो उपज का लाभकारी मूल्य मिले, उत्पाद बेचने के लिए नज़दीक बाजार उपलब्ध हो, आधुनिक तरीके से खेती के लिए जरूरी तकनीक और सलाह मुहैया होनी चाहिए। चलिए, तो उसकी बात हो रही है। तो देश में चुनाव के लिए प्रक्रिया जुलाई 1948 में शुरू हुई थी पहले चुनाव के लिए, मगर संविधान ना होने की से चुनाव कराना आसान नहीं था। वैसे में पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसके बाद भारत को चुनाव कराने के नियम और उपनियम मिले। हालांकि यह एक असाधारण सफर की सिर्फ शुरुआत है। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव चिन्ह, मतपत्र और अधिकारियों को प्रशिक्षण, चलिए ये सब होती रहते हैं। आयोग ने पर्यावरण अनुकूल चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। कागज का न्यूनतम इस्तेमाल, पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग, कारपूल करने पर दिया जोर। मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के दोनों और मुद्रण सुनिश्चित करने और संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को प्रोत्साहित करने का भी कहा है। देखिए, उसी की बात हो रही है। ये दूसरी बात, संघ के सर कार्यवाहक चुने गए दत्तात्रेय हौसवाले, इनके बारे में बता देता। आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ मैं। एक हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना ये संगठन, और नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। HKB हेडगेवार इसके फाउंडर थे, और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी संगठन की। तो उसी की बात हो रही है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 15 से 31 मई तक होंगी CEOET और UG की परीक्षाओं की बात हो रही है। झारखंड में PSC की सिविल सेवा पर प्रारंभिक परीक्षा संपन्न, पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि BPSC ने अभी हाल ही में BPSC ने EOU में से पेपर लीक के मांगे सबूत। आप देखिए, हर राज्य में देख लीजिए, कहीं भी पेपर होता है, आप लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं, मालूम चलता है पेपर लीक हो गया भाई, पेपर में धांधली हो गई। तो एक सुधार होना चाहिए, कारगर वो मतलब लागू हो। जो भी नियम कानून बन रहे हैं तो कायदे से लागू होना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है निगेटिव। वो सोचते हैं अरे हमारा कुछ नहीं होगा, इतनी मेहनत के बाद पेपर आउट हो जा रहे हैं। इस थोड़ा ध्यान देना चाहिए। संकल्प को सरकारी योजनाओं का मिला साथ, तो बनी बात। उत्तर प्रदेश चाऊपुर हौज के किसान ने नवाचार से पेश की सुनहरी तस्वीर। FPO का व्यापार 25 गुना तक बढ़ गया, अब निर्यात की तैयारी है। अच्छी पहल है। मैट लिम में भारत का प्रतिनिधित्व करें राजकीय लाइब्रेरी प्रयागराज। नीदरलैंड की संस्था इप्ला ने किया दुनिया के 15 लाइब्रेरियन की टीम का चयन। प्रयागराज की राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी से डॉक्टर गोपाल मोहन शुक्ला ने बनाया कीर्तिमान। चुनावी चंदा कितना चंगा, तो भारत जैसे बहुदलीय लोकतंत्र में चुनावी चंदे की अहम भूमिका है। राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए चंदे की जरूरत होती है। देश की आज़ादी के बाद कई दशकों तक नेता और राजनीतिक दल आम लोगों से चंदा जुटाते थे। इसके अलावा अब देखते हैं कि औद्योगिक घराने भी राजनीतिक दलों को चंदा देते थे। उदारीकरण के बाद कॉरपोरेट का उभार हुआ और राजनीतिक चंदे का बड़ा हिस्सा निजी कंपनियों से आने लगा। हालांकि चुनावी चंदे के तौर तरीकों पर सवाल उठते ही रहे हैं, क्योंकि इसमें पारदर्शिता का अभाव था। पिछले नियम था कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये
कम के चंदे का हिसाब नहीं देना है। राजनीतिक दल इस नियम का फायदा उठाकर चंदे के बड़े हिस्से को 2000 कितना 20,000 रुपये से कम राशि में दिखा देते थे। इस तरह के आरोप भी लगे कि कॉरपोरेट राजनीतिक दलों को चंदा देने और सत्ता में आने पर राजनीतिक दल कॉरपोरेटों के हितों को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे बचने के लिए यह विचार भी आया कि राजनीतिक दलों का चुनाव पर होने वाले खर्च सरकार उठाएगी। ऐसे दृश्य में मोदी सरकार 2017 में चुनावी चंदे के लिए चुनाव बॉन्ड योजना लेकर आई और तत्कालीन आप देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उस समय कहा था कि 70 साल में राजनीतिक चंदे के लिए पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना पाया और चुनावी बॉन्ड योजना इस कमी को पूरा करेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। तो उसी के अब सवाल उठ रहे हैं कि चुनावी चंदे की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। अब चंदे की आदर्श व्यवस्था के लिए प्रयास जरूरी है। विश्व के लोकतांत्रिक देशों में चुनाव चंदे की आदर्श व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम भी इस हताश हुए बिना इस दिशा में कदम उठाना चाहिए जिससे राजनीतिक दलों की जरूरतें भी पूरी हों और कानूनी अनुपालन के साथ आम जनता के अधिकार भी सुरक्षित रहें। इसमें देख लीजिए किस तरह के कदम उठ रहे हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर साबित किया है कि वह हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और सुरक्षित रखने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। चुनावी बॉन्ड मामले में दिखाई गई शक्ति और निर्णय से ने चुनावी चंदे के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, विदेशी स्रोतों से राजनीतिक चंदे की मनाही और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के उल्लंघन की संभावना पर पूर्ण विराम लगा दिया है। परंतु भारतीय लोकतंत्र की अपनी अलग समस्या है। एक लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख तक मतदाता हो सकते हैं। लोकसभा क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा होता है। किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को अपनी नीतियों, घोषणा पत्र और कार्यक्रमों की जानकारी इतने बड़े इस क्षेत्र और इतने मतदाताओं को पहुंचाने के लिए कई माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है और यह सभी माध्यम खर्चीले हैं। तकनीकी विकास से नए नए तरीके भी उपलब्ध हो रहे हैं परंतु सभी व्यय साध्य हैं। चुनाव में जीत की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राजनीतिक दल बड़ी डाटा कंपनियों से शोध और सर्वे भी कराने लगे हैं। इससे उन्हें जीतने योग्य उम्मीदवार की पहचान करने में मदद मिलती है और इससे यह भी पता चल जाता है कि मतदाताओं का कौन सा वर्ग एक मुद्दे को लेकर पार्टी से नाराज है और यदि यह मतदाता वर्ग उसकी जीत के लिए जरूरी है तो सरकार में रहते हुए दल अपनी सरकार से ऐसे निर्णय तुरंत करा देते हैं जो कि असंतोष दूर कर दें तथा विरोधी पक्ष के लोगों को उस वर्ग के हित में तुरंत निर्णय लेने का वचन देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उदय तथा इंटरनेट मीडिया की बढ़ती पहुंच भी राजनीतिक दलों को अपनी ओर खींचती है और नए चुनावी खर्च का द्वार खोलती है। इन परिस्थितियों में बिना पर्याप्त सूचना चंदे के चुनाव लड़ना और जीतना असंभव सा है। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में अधिकतम सीमा सीलिंग है परंतु राजनीतिक दल के खर्च पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं है और इससे भी चुनावी खर्च सतत आसमान की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप देखिए चुनावी बॉन्ड ने एक बात तो साबित कर दी कि कॉरपोरेट से चुनावी चंदा दलों तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी माध्यम खोज लिया गया है। लगभग 5 वर्ष में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा सभी दलों को मिला है परंतु ना तो आम मतदाता के अधिकारों का संरक्षण हुआ है ना ही देश के कानून का पालन ही सुनिश्चित हो सका। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक और जानकारी देने का आदेश दिया। स्टेट बैंक से यह जानकारी आने पर और भी बातें स्पष्ट हो सकेंगी और अतः हमें यह सोचना होगा कि नए विकल्प खोजे जाएं या चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई त्रुटियों का परिमार्जन सुनिश्चित करते हुए भविष्य में किसी कानून के उल्लंघन की संभावना को खत्म किया जाए और इसके लिए संस्थाओं और संस्थागत कर्मियों के आंतरिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। बैंकर्स का काम जमा जुटाना और कर देकर आय अर्जित करना है। ऐसे लोगों पर यह जिम्मेदारी डालना कि वे केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लें कि खरीदार ने बॉन्ड लेते समय ना तो विदेशी धन का उपयोग किया ना ही बॉन्ड को काले धन के माध्यम से प्रीमियम पर अन्य व्यक्ति या कॉरपोरेट को ट्रांसफर किया। व्यवहारिक नहीं है। विश्व में सभी लोकतांत्रिक चुनावी चंदे के लिए आदर्श व्यवस्था की खोज में प्रयासरत हैं। सतत प्रयोग हो रहे हैं। हमें भी इस दिशा में हताश हुए बिना प्रयास करना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों की आवश्यकता पूरी होती रहे और मतदाता के अधिकार सुरक्षित रहते हुए देश के सभी कानूनों की कड़ाई से पालन होता रहे। साथ ही चुनाव खर्च पर लगाम लगाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। चलिए तो उसी की बात हो रही है। इस सुधारों पर जनता करे पहल।
चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था का मामला सुधारों से जुड़ा है। इस पर जरूरी सिफारिशें पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन सरकार कदम नहीं उठा रही है। जरूरत इस बात की है कि चुनाव सुधारों की मांग जनता की ओर से आए, तभी सरकार इस पर ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हो। चलिए देखते हैं क्या है। दूसरे लोकतांत्रिक देशों में चंदा कैसे जुटाती हैं पार्टियां, तो ये जरूर देख लीजिए आप लोगों को। तो आप देखिए, विश्व के दूसरे लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाते हैं। इसके बारे में जर्मनी में राजनीतिक चंदे की व्यवस्था देख लीजिए। जर्मनी में क्या व्यवस्था है, तो जर्मनी में आप देखिए राजनीतिक दलों की आय के तीन प्रमुख स्रोत हैं। स्टेट फंडिंग, पार्टी के सदस्यों से या फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों से जैसे सांसदों के वेतन से योगदान, और निजी क्षेत्र से या फिर कॉरपोरेट से मिलने वाला चंदा। स्टेट फंडिंग का आधार पार्टी के जनाधार को बनाना है और बनाया गया। इसकी गणना आखिरी चुनाव में पार्टी को मिले वोट की संख्या और सदस्यों से मिले योगदान और चंदे के आधार पर की जाती है। और इसके पीछे विचार यह है कि राजनीतिक दल की जड़ें समाज में जितनी गहरी होगी, स्टेट फाइनेंस की उतनी अधिक जरूरत होगी। क्या स्टेट फंडिंग की कोई अधिकतम सीमा है? एक राजनीतिक दल किसी एक वर्ष में हुई अपनी आय से अधिक स्टेट फंडिंग नहीं ले सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टी की 50% तक आय स्टेट फंडिंग से हो सकती है। स्टेट फंडिंग की अधिकतम सीमा हर वर्ष तय की जाती है। हालांकि हाल के वर्षों में यह राशि बहुत तेजी से बढ़ी है। 2010 में आप देखिए स्टेट फंडिंग की कुल राशि 133 मिलियन यूरो थी और 2021 के लिए यह राशि बढ़कर 200 मिलियन यूरो से अधिक हो गई है। अब आप देखिए अमेरिका में कौन देता है चुनाव के लिए चंदा, तो अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन यह सबसे महंगा लोकतंत्र भी। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति या संसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास फंड जुटाने वाले ऑडिट और लीगल टीम होनी चाहिए, जो पारदर्शिता के मानकों पर खरा उतरने के लिए खर्च की गई रकम का खुलासा करने की जटिल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके। और आपके पास अमीर समर्थकों का नेटवर्क भी होना चाहिए, और जो आपको प्रोफाइल बनाने और आपके विपक्ष पर हमला करने के लिए असीमित राशि खर्च कर सके। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च की गई बिना हिसाब की राशि। और आप देखिए क्या अमेरिका में राजनीतिक चंदा पारदर्शी है? इसका जवाब है हाँ, कुछ हद तक। अगर आप किसी उम्मीदवार के चुनाव अभियान में सीधे $50 से अधिक रकम प्रत्यक्ष तौर पर देते हैं तो दाता की पहचान, दान की दी गई रकम का खुलासा फेडरल इलेक्शन कमीशन के समक्ष करना जरूरी है। अगर आप सुपर पीएसी को दान देते हैं तो भी इसकी जानकारी देना चाहिए। लेकिन यहाँ भी इस बात की गुंजाइश है कि जहाँ बिना हिसाब किताब की रकम से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। अमेरिका में गैर लाभकारी संगठन दान देने वाले के बारे में खुलासा किए बिना राशि खर्च कर सकते हैं। अनुमान है कि 2020 में चुनाव में $1 अरब यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का हिसाब वाली राशि खर्च की गई। क्या चंदे के लिए वित्तीय सीमा है? हाँ, फेडरल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध गाइडलाइन के अनुसार एक व्यक्ति की अभियान समिति के लिए $3,300, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के लिए प्रतिवर्ष $5,000 और $10,000 पार्टी की राज्य, जिला और स्थानीय समिति के लिए योगदान कर सकता है। एक व्यक्ति पार्टी की राष्ट्रीय समिति के लिए $41,300 और राष्ट्रीय समिति के लिए ही अतिरिक्त $1,23,900 का योगदान कर सकता है। सुपर पीएसी पर इस तरह की सीमा लागू नहीं होती है, यह असीमित योगदान ले सकती है। ब्रिटेन में चुनावी चंदा, तो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस एंड रेफरेंडम्स एक्ट 2000 राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए नियम बनाए गए हैं, और नियमों के अनुसार 500 पाउंड से अधिक का कोई भी चंदा ब्रिटेन के व्यक्ति या कंपनी से ही होना चाहिए। 500 पाउंड से कम का चंदा दे सकता है विदेशी से कोई राजनीतिक दल। 500 पाउंड से कम के योगदान का क्या, 500 पाउंड या इससे कम के योगदान को चंदा नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि राजनीतिक दलों के लिए इस तरह के भुगतान का कोई रिकॉर्ड रखना जरूरी नहीं है। हालांकि चंदे पर नियंत्रण से बचने का प्रयास करना अपराध की श्रेणी में आता है, जैसे एक से अधिक छोटे छोटे भुगतान के जरिए 500 पाउंड से अधिक चंदा देना। क्या आप विदेश से दे सकते हैं चंदा? लेकिन अगर आपका योगदान 500 पाउंड या इससे कम है तो इसके तकनीकी तौर पर चंदा नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि विदेश से कोई व्यक्ति ब्रिटेन के राजनीतिक दलों को 500 पाउंड से कम चंदा दे सकता है। और आप देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अगर चंदा देने वालों के नाम उजागर हुए तो जिस पार्टी को दिया होगा, अगर अगली बार वो सत्ता में नहीं आई तो जिसे नहीं दिया होगा वो बदला ले सकती है। तो ये भी बातें होती हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन वोटर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वोटर को जानने का अधिकार है, क्योंकि वोटर चुन रहे हैं।
अब आप देखते हैं कि ये संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है ना। महासमर का मौजूदा परिदृश्य। अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आगामी 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होना है। 4 जून को पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार। चुनाव से पहले सत्ता के दावेदार तो दावे करते ही हैं, किंतु लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। कभी आप लोगों ने देखा है कि किसी कोई उम्मीदवार ऐसा आपको मिला हो जो कहे कि हम चुनाव हार रहे हैं? आप देखते हैं कि वो कहता है हमेशा हम चुनाव जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, बाद में उसकी जमानत भी जब्त हो जाती है। तो किंतु लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और मतदाता अपनी विवेक की कसौटी पर दावों को कसते हुए दावे करने वालों के रिकॉर्ड को भी 10 साल की सत्ता विरोधी भावना की आशंका के बावजूद भाजपा अपने लिए 370 और अपने गठबंधन राजद के लिए, एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य घोषित कर चुकी है। मगर विपक्ष अपना कोई आंकड़ा नहीं बता पा रहा है, क्योंकि भाजपा खेमा आत्मविश्वास की अधिकता और विपक्ष में आत्मविश्वास के अभाव का संकेत दिख रहा है। लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों तक का सफर तय करने वाली और कई प्रदेशों पर शासन करने वाली भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा चुनाव मोड में रहती है। 24x7 365। पिछले साल 28 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया नाम से एक आप देखिए भाजपा विरोधी मोर्चा गठित किया। इसके माध्यम से विपक्षी दल भाजपा को चुनौती देते तो दिखे, लेकिन उस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए। INDI नामकरण के बाद आत्ममुग्ध विपक्ष परस्पर घात प्रतिघात की राजनीति में उलझ गया, जबकि भाजपा ने राजद को उसके रजत जयंती वर्ष में न केवल सक्रिय किए बल्कि अपना कुनबा और बढ़ाया। पिछले साल के अंत में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपस में ही लड़ने वाले विपक्ष अभी तक संयोजक और साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय नहीं कर पाए, जबकि तभी से चुनावी मोड में आई भाजपा चुनावी मुद्दों को धार देते हुए राजद के विस्तार में जुटी है। INDI के सफर की शुरुआत तो 28 दलों से हुई थी, लेकिन उसके दोस्त ही साथ छोड़ते गए, यहाँ तक कि उस मोर्चे की सूत्रधार माने जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कांग्रेस के व्यवहार से खफा होकर आप देखते हैं कि राजद में लौटा एनडीए में, और जिसके विरुद्ध विपक्ष को एकजुट कर रहे थे। चलिए देखते हैं क्या होता है, आने दीजिए, रिजल्ट मिला देखेंगे हम लोग। राजनीति की बातें हो रही हैं तो आप लोग तो मजे लिया करिएगा बस। सेकुलरिज्म की भ्रामक अवधारणा। आप देखते हैं पिछले दिनों पुणे में एक अदालत के भवन की आधारशिला रखते हुए भूमि पूजन समारोह के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय एस ओका ने कहा कि न्यायालय परस्पर में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में पूजा अर्चना या दीप प्रज्वलन जैसे अनुष्ठान बंद कर देना चाहिए। उनके मतानुसार न्यायालय के किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व संविधान की प्रस्तावना की प्रति के समक्ष सिर झुकाकर पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देना चाहिए। और इससे पहले सेवानिवृत्त न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने भी कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के ध्येय वाक्य यतो धर्मस्थो जहाँ जय यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ जय है को बदल देना चाहिए, क्योंकि सत्य ही संविधान है, जबकि धर्म सदा सत्य नहीं होता है। उन्होंने यहाँ तक प्रश्न उठाया कि जब अन्य सभी उच्च न्यायालयों और राष्ट्रीय संस्थानों में आदर्श वाक्य सत्य में जाते हैं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य भिन्न क्यों है। और सामान्यतः आप देखिए ऐसे तर्कों के मूल में या तो आप देखिए रिलीजन, मजहब या संप्रदाय आदि के को धर्म का पर्याय मानने की भूल है, या फिर सेकुलरिज्म की भ्रामक या मिथ्या अवधारणा है। और आप देखिए सेकुलरिज्म में मूलतः भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया था, जब पूरा विपक्ष जेल में था। संविधान की मूल प्रति में शताब्दियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा एवं इतिहास को रेखांकित करने के लिए 22 चित्र थे, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण जैसे सर्वकालिक महानायकों से लेकर हनुमान, बुद्ध, महावीर, राजा भरत, राजा विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, यज्ञ में सलगन, वैदिक ऋषि आदि प्रमुख थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि संविधान सभा के सदस्य सेकुलरिज्म के आज के झंडा वरदारों की तुलना में अधिक सेकुलर तथा नीति एवं नियत को लेकर अधिक स्पष्ट एवं निष्पक्ष थे। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत अपनी मूल प्रकृति एवं स्वभाव से ही पंथ निरपेक्ष है? वस्तुतः सेकुलरिज्म एक ऐसी अवधारणा है जिसे यूरोप से भारत में आयातित किया गया है, और इस अवधारणा का जन्म यूरोप के मध्य युग में हुआ था, जब चर्च आप देखेंगे और राज सत्ता अपने अपने प्रभाव एवं कार्य क्षेत्र के लिए आपस में टकराए थे। वहाँ की परिस्थिति विशेष के लिए वह एक उचित समाधान रहा होगा, परंतु हमारे यहाँ कभी भी मजहब राज्य नहीं था, न ही राज्य सत्ता एवं धर्म सत्ता के मध्य कभी कोई टकराव ही देखने को मिला। इसलिए उस संदर्भ में सेकुलरिज्म की बात ही अर्थहीन है। और आप देखिए हमारे देश में धर्माचारों के शासन की नहीं बल्कि अनुशासन की परंपरा अवश्य रही है। धर्म को रिलीजन अथवा मजहब के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धर्म समग्र जीवन पद्धति से भी विशालतर अवधारणा है।
यह एक ब्रह्मांडीय विचार है। यह विविध में एकत्व देखने की अंतर्दृष्टि है। धर्म शब्द के मूल में ध्रा धातु है और जिसका संबंध धारण करने से है। धर्म वस्तु और व्यक्ति में सदा रहने वाली सहज वृत्ति, प्रकृति तथा गुण का घोतक है। धर्म कर्तव्य के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। धर्म उस व्यवस्था अथवा नियमों के समुच्चय का नाम है जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं समाज मानव जीवन के विभिन्न अंगों को धारण किए किए रहता है। वही मजहब आप देखिए एवं रिलीजन का संबंध कुछ निश्चित आस्थाओं मान्यताओं से होता है और जब तक कोई व्यक्ति उसको मानता है वह उस रिलीजन या फिर मजहब का सदस्य बना रहता है। ज्यों ही आप देखते हैं कि वह उन आस्थाओं मान्यताओं को छोड़ता है वह उनसे बहिष्कृत हो जाता है। धर्म केवल आस्थाओं पर आधारित नहीं होता है। किसी धार्मिक आस्था में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति भी धार्मिक अर्थात सद्गुणी हो सकता है। सेकुलर का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष किए जाने के कारण भी बहुत से भ्रम पैदा हुए हैं। इसका अभिप्राय धर्म से उदासीन होना नहीं होता है। हमें यह समझना होगा कि राजकीय समारोह के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्वलन की परिपाटी या नए जहाज के जलावरण की मंगलमय बेला में नारियल तोड़कर प्रसन्नता प्रकट करना अथवा नवनिर्माण से पूर्व भूमि पूजन कर धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना किसी उपासना पद्धति के भाग ना होकर भारतीय संस्कृति और परंपरा का अंग है। तमसो माँ ज्योतिर्मय अंधकार से प्रकाश की ओर यह मानव की प्रगति यात्रा का दिशा निर्देश है। चिरकाल से मनुष्य नन्हा सा द्वीप जलाकर अंधकार की सत्ता को चुनौती देता आया है। हम आलोक धर्मी संस्कृति के वाहक। अंधकार किसी भी समूह, समाज अथवा समुदाय का अभिष्ट नहीं हो सकता है, ना ही होना चाहिए। धर्म जहाँ परिणामोन्मुखी एवं निर्देशात्मक होता है वहीं सत्य वस्तुनिष्ठ होता है। या सत्य इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या है तो धर्म इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या होना चाहिए। धर्म संविधान में निहित न्याय, निष्पक्षता और समानता के अंतर्निहित मूल्यों को मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वैधानिक निर्णय न केवल विधि सम्मत हो अपितु नैतिक कसौटी पर भी खरे उतरने वाले हैं। और संविधान जहां देश के सर्वोच्च नागरिकों के रूप में कार्य करता है वहीं धर्म नैतिक दिशा निर्देश प्रदान कर इसके अनुप्रयोग को बढ़ाता है और यह कानूनी व्याख्या एवं निर्णय लेने में सहायक एवं मार्गदर्शक भूमिका निभाता है। धर्म को आप देखिए विविध विधिक प्रक्रिया, तर्क एवं व्याख्या में सम्मिलित कर न्यायाधीश नैतिक दुविधाओं को संबोधित एवं जटिल मुद्दों को हल कर सकते हैं। धर्म एवं संविधान तथा धर्म एवं सत्य में परस्पर विरोध या टकराव न होकर सहयोग एवं पूरकता का भाव निहित है। लेखक शिक्षाविद, सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक हैं। प्रणय कुमार के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। एक बात मालूम आपको है, धर्म का देखिए बहुत सारे लोग किससे निकाल लेते हैं। दो तरह के इसके अर्थ होते हैं। एक तो आप देखते हैं कि आपसे कहा जाता है आप अपना धर्म निभाइए, पिता होने का धर्म निभाइए, बेटा होने का धर्म निभाइए, या पति पत्नी बेटी कोई भी आप देखते हैं इंसानियत का धर्म निभाइए। एक आप देखते हैं वो धर्म होता है हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, इनकी बात होती रहती है। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है फलदाता। तो श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन द्वारा किए गए कर्म और उन कर्मों की फल प्राप्ति की स्थिति पर जिज्ञासा व्यक्त की गई तो वहां इस जिज्ञासा का समाधान देते हुए श्री कृष्ण द्वारा यह कहा गया कि कर्म करना ही मनुष्य के हाथों में है। उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल कब, कहाँ, किस रूप में मिलेगा, इसका निर्धारण करने का अधिकार कर्म संपादक को नहीं है। कर्म संपादक का अधिकार केवल इतना ही है कि वह शास्त्र और लोक मर्यादा का पालन करते हुए केवल अपने लिए निर्धारित कर्म ही करे। श्री रामचरितमानस में इस विषय पर जो सिद्धांत दिया गया और उसके अनुसार सभी स्वीकृत ही भोगते हैं और तब यह जिज्ञासा होती है कि किसका क्या कर्म है और उसका फल किस रूप में उसे मिलेगा और इसका निर्धारण कौन करता है। इसका समाधान करते हुए विद्वान महाभारत में श्री कृष्ण और कंस की उस वार्ता का संदेश देते हैं जब वह कंस के सिंहासन के पास पहुंचकर उनके वालों को तोड़कर उसे सिंहासन के नीचे फेंकने को तैयार हुए तो आप देखिए कंस ने कहा कृष्ण यह क्या कर रहे हो, मैंने तो किसी का कोई अपराध किया ही नहीं है और जो किया वह राज व्यवस्था थी, फिर ऐसे में तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। कंस की बात सुनकर आप देखते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि कंस, मैं ना किसी को मारता हूँ ना ही किसी को जीवित करता हूँ, मैं तो किसी जीव के साथ उतना ही विधान करता हूँ जितना उसने अपने जीवन में दूसरी जीव के साथ किया होता है। तुम याद करो जब तुम अपनी बहन और मेरी माँ देवकी को विवाह के बाद विदा कर रहे थे तब अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनकर तुमने बिना विचार किए उन्हें बाल खींचकर रथ के नीचे फेंक दिया और था कंस, मैं भी तो यही कर रहा हूँ क्योंकि जो जैसा करता है उसके उतने फल का निर्धारण मात्र ही मैं करता हूँ, उसे कृत कर्म का फल देता हूँ।
कहते हैं ना कि कर्म का फल मिलता है, तो यही अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग रहता है। पारदर्शी प्रक्रिया की जरूरत, तो अंततः चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए जाने वाले चंदे का वह विवरण भी सार्वजनिक कर दिया जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। और इस विवरण के अनुसार सबसे अधिक चंदा भाजपा, तृणमूल और कांग्रेस को दिया गया। यह वही क्रम है जो पिछले कुछ दिनों पहले सार्वजनिक किए गए विवरण में दिखा था। द्रमुक और जनता दल एस ने तो यह बता दिया कि उसे किस कंपनी अथवा व्यक्ति से कितना चंदा मिला। देखना यह होगा कि अन्य दल ऐसा करते हैं या नहीं। वे ऐसा ना भी करें तो स्टेट बैंक जैसे जैसे ही चुनावी बॉन्डों का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर बताएगा, वैसे ही यह सामने आ जाएगा कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए जाने वाले चंदे का जो भी विवरण अभी तक सामने आया है, उससे दो चिंताजनक पहलू उजागर हुए हैं। एक तो यह है कि जो कंपनियां प्रवर्तन निदेशालय अथवा आयकर विभाग की जांच का सामना कर रही, उन्होंने भी चंदा दिया है। दूसरा यह भी कि दूसरे कुछ ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया जो घाटे में चल रही थी। यह दोनों पहलू संदेह पैदा करते हैं कि क्यों दिया। इतने धर्मात्म तो है नहीं कि इनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे। अगर इतने ईमानदारी थी तो ये छापे क्यों पड़ते। और दूसरी जो घाटे में चल रही वो क्यों दे रही हैं, कुछ फायदे लालच के लिए दे रही होंगी। तो इस संदेह का निवारण होना ही चाहिए। कहीं व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए तो चंदा नहीं दिया गया है। पता नहीं इस संदेह का निवारण हो सकेगा या नहीं, लेकिन यह आवश्यक है कि चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी हो और जनता को यह जानकारी मिले सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया है। राजनीति बिना पैसे के नहीं चल सकती। चंदे के बिना राजनीतिक दलों का काम चलने वाला नहीं है। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि चंदे की प्रक्रिया साफ सुथरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब आवश्यक है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे वैसे सवाल ना उठने पाए जैसे चुनाव बॉन्डों को लेकर उठे। चुनावी बॉन्डों के जरिए चंदा देने की व्यवस्था को खत्म करने के लिए के साथ ही किसी नई पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं चंदा देने का वही पुराना तौर तरीका फिर से न चलन में आ जाए, जिसमें किसी को इस बात का कुछ पता ही न चलता था कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। और राजनीति को काले धन से परे रखने के हर संभव जतन किए ही जाने चाहिए। चुनावी चंदे की नई व्यवस्था में यह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी दल अथवा सरकार किसी कारोबारी पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल कर सके। और इसी के साथ आप देखिए, कारोबारियों को स्वेच्छा से और अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को चंदा देने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप पारदर्शी तरीके से चंदे के लेन देन से राजनीतिक दलों की तो बदनामी होती है, भारतीय लोकतंत्र की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। कड़ी कार्रवाई आवश्यक। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन समस्या अब भी गंभीर है। आए दिन नशे के सेवन से युवाओं की जान जा रही है। नशे के खिलाफ कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं और बिक्री करने वाले लोगों का विरोध भी कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नशीली पदार्थ बेचने वाले ऐसे लोगों पर हमला कर रहे हैं। गुरदासपुर में के बटाला में नशा बेचने से रोकने पर युवक की हत्या का अत्यंत गंभीर मामला है। तेज धार हथियार लेकर युवक द्वारा हमला किए जाने से कई सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के मन में से पुलिस का भय नहीं है और यह तो दुस्साहस ही कहा जाएगा कि 2 दिन बाद दूसरी बार हमला हुआ और जान चली गई। पुलिस का डर होता तो शायद हमला नहीं किया जाता। नशे का विरोध करने वालों पर हमले की यह पहली घटना नहीं, इससे पहले कई जिलों में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। नशे की समस्या खत्म करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। यह अच्छी बात है कि कुछ पंचायतें, सामाजिक संगठन, अन्य लोग इस बुराई के खिलाफ आगे आने की हिम्मत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें नशीली पदार्थों की तस्करी करने वाले या बेचने वाले लोगों द्वारा धमकी न दी जाए और उन पर हमला न किया जाए। नशा तस्कर एवं विक्रेता विरोध करने वालों में भय पैदा करना चाहते हैं। हमला करने और धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे दूसरों को सबक मिल सके। अच्छी कॉलम लिखा जाता है। एक संजीवनी की तरह है फिर तो हम सब का सामना कभी ना कभी फिर से पड़ता है। एक शब्द में कई चीज़ें समाहित हैं। इसमें नई जान फूंकने की शक्ति है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमें जिंदगी में हमेशा नई राह दिखाता है। हताश मन में उमंग भर देता है। एक हताश मन एक बार यह सोच ले कि जिंदगी अब फिर से जीनी है तो उसके सोच की लहरें कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हैं। सचमुच टूटी हुई पतवार को जोड़ने की क्षमता रखता है यह शब्द। अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला है यह शब्द। अपनी गलतियों को ना दोहराने के संकल्प और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला है यह शब्द। जीवन के खालीपन को भरता है। और यह शब्द फिर परीक्षा में कम नंबर आने के बाद बच्चा जब कहता है कि अगले साल फिर कोशिश
करूँगा। बच्चा इस फिर को अपना साथी बनाकर जुट जाता है अपनी मंजिल को पाने के लिए। हमारे सामने एक बहुत से उदाहरण होंगे जो पहले प्रयास में सकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं, पर दूसरे प्रयास में चमत्कारिक परिणाम अवश्य देते हैं। और किसी काम को बार बार करने पर व्यक्ति उस काम में प्रवीण हो जाता है, और ठीक उसी तरह एक बार काम में असफलता प्राप्त करने के बाद उसे यदि फिर से किया जाता जा रहा है तो समझो कि अब उस काम को करने में पहले वाली गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। यह काम व्यवस्थित तरीके से पूर्ण होगा। काम को करना और किसी काम को फिर से करने में थोड़ा सा अंतर है। फिर से काम करने का मतलब ही है पूरी सावधानी के साथ उस काम को अंजाम देना। फिल्मी संसार भी इससे अछूता नहीं है। फिर वही दिल लाया हूँ, फिर तेरी कहानी याद आई, बहारों फिर भी आएगी, बहारें फिर भी आएगी, दिल ने फिर याद किया, यह रात फिर ना आएगी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, फिर हेरा फेरी, फिर मिलेंगे आदि इसके उदाहरण है। कहा जा सकता है कि कामयाब लोगों के लिए फिर शब्द एक संजीवनी की तरह है। और अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस अल्वा एडिसन के उदाहरण हमारे सामने है। अगर ये अपने प्रयोग को पहली बार करने के बाद हार मान लेते तो इनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। किसी काम को बार बार करने की प्रवृत्ति ने उन्हें महान बनाया। फिर वह एहसास है कि इस बार कामयाबी हमारे ही हाथ होगी, हम होंगे कामयाब का आशय ही यही है कि हमने फिर से कोशिश की और पहली कोशिश ने हमें सीख दी तो दूसरी कोशिश ने सफलता। इसलिए ज़िंदगी में फिर से कभी नाता ना तोड़े। और आप देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने इसे पुनी पुनी बताकर कई बार अपनी चौपाइयों में प्रयुक्त किया। और इसलिए फिर शब्द हमारे सामने आता है तो इसे सहजता से लें और इसके पीछे के संकल्प को देखें और उसकी सकारात्मकता को पहचानें। और मैं आप लोगों से कहता हूँ, देखिए कहीं भी कोई भी असफलता हाथ लग रही तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, उसे देखिए ईमानदारी से। और ईमानदारी से देखेंगे तो ईमानदारी से आप उसका निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे। और जो कमियां हैं उसमें सुधार करिए, आगे बढ़िए, फिर से आप लग जाइए। कोशिश तो करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको भी समझदार होना पड़ेगा। ये टिप्पणियाँ रहती हैं। और आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल देता हूँ एक आपकी PDF, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण। उत्तर प्रदेश में आप देखिए संचालित लगभग 16,000 मदरसों की जांच अभी चल रही है। इनमें लगभग आप देखिए 5,500 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि लगभग 10,000 मदरसे ऐसे हैं 10,000 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें 3 से 5 वर्ष की अस्थायी मान्यता प्राप्त थी। और अधिकांश ऐसे हैं जिनकी मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा मान्यता ही नहीं कराई गई। और चिंता की बात यह है कि इनमें ना तो खेल के मैदान है ना ही अन्य मानक पूरे किए गए। इस तरह लगभग 90% मदरसों के संचालक अपनी आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे सके। कुछ एक संचालकों का यह तर्क भी है कि मदरसे चंदे की रकम से बनाए गए हैं, परंतु उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। SIT के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 80 मदरसों को लगभग अब देखिए 100 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग हुई है। और ये पैसा सीधे इन मदरसों का प्रबंधन करने वाली सोसाइटी और गैर सरकारी संगठनों के बैंक खातों में जमा किए गए हैं। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धन का गुप्त आगमन नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता को बिखराने में भूमिका निभा सकता है। और याद रहे कि मदरसों का आधुनिकीकरण हमेशा से चर्चा में रहा है। और मदरसों के पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करने पर यह पता चला है कि वहाँ पढ़ाए जाने वाली फिक्र अर्थात इस्लामी विधि की शैली, भाषा तथा उदाहरण प्राचीन कालीन हो चुके हैं। ये पाठ्यक्रम तर्क व चर्चा का माहौल बनाने के बजाय द्वेष का विरोध का भाव अधिक पैदा कर रहे हैं। और इससे जानकारी परक तर्क शक्ति के बजाय ऊब पैदा होने वाली लगती है। और इसमें अधिकांश टीकाएं पढ़ाई जा रही हैं। निश्चित ही यह दिलचस्पी जगाने का आदर्श तरीका नहीं है। अलबत्ता दक्षिण भारत के कुछ राज्यों विशेषकर केरल बंगाल में स्थिति कुछ अलग है, जहां अंग्रेजी, साइंस और गणित जैसे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। पिछले 10 से 15 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों ने मदरसों के आधुनिकीकरण पर बड़े बड़े बजट बनाने और इन पैसों को मदरसों तक पहुंचाने का दावा किया। उल्लेखनीय है कि इस आधुनिकीकरण में मुख्यतः अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर की पढ़ाई शामिल है। अगर बात बिहार की करें तो यहाँ मुश्किल से 15% मदरसों में ही कंप्यूटर पहुँच सका है। वहीं लगभग आप देखिए 80% मदरसे आधुनिकीकरण की इंतजार में अभी भी है। और आप देखिए ठीक है, आपको धार्मिक शिक्षा देनी है दीजिए, लेकिन कम से कम टेक्नोलॉजी से दूर तो ना रखिए। बच्चों को तर्कशील तो बनाइए, वो सवाल पूछ तो सकें। हाल ही में आप देखिए 878 मदरसों को मान्यता देने का एवं 2,400
49 मदरसों के शिक्षकों को वेतन देने का मामला तब गरमाया जब धरना प्रदर्शन कर रहे मदरसा शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज चलाई और अंततः सरकार ने ऐलान किया कि 609 मदरसों को मान्यता दी जाएगी। लेकिन बजट दूसरे तकनीकी पहलुओं के कारण 200 आप देखेंगे कि 69 मदरसों की मान्यता का मामला फिर लटक गया है। और मालूम हो कि बुनियादी शिक्षा देने वाले एक छोटे मदरसे जो निरक्षर बच्चों को साक्षर करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक बहुत ही आप देखते हैं कि मामूली वेतन पर काम करते हैं और यह भी एक गंभीर मसला है। धन का स्रोत, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी मदरसों को सरकारी सहायता नहीं मिलती। कुछ मदरसे पूरी तरह से दान और शुल्क पर निर्भर करते हैं। मदरसों के लिए धन को स्रोत एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ लोग मानते हैं कि मदरसों को सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि मदरसों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। भारतीय मदरसों की एक और बहुत बड़ी समस्या वित्तीय व्यवस्था है और लगभग आप देखिए सारी मदरसे आमजन के सहयोग से चलते हैं। इसलिए मदरसों का पंजीकरण कराकर उन्हें सरकारी सहायता देकर सशक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सरकार का उन पर नियंत्रण भी बना रहेगा। आधुनिकीकरण पर जिया जाए, जो सच्चर कमेटी के सदस्य रहे रिटायर्ड IRS अधिकारी जफर महमूद के अनुसार मदरसों के आधुनिकीकरण की बात तो 1996 से चली आ रही है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह तक की सरकारें आई और गईं, लेकिन कोई भी सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। पिछले 5 वर्षों में सरकार ने मदरसों का आधुनिकीकरण करने का काम किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मदरसों में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पाठ्यक्रम को भी जोड़ने पर काम हो रहा है। भारत सरकार की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मदरसों अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अम्ब्रेला स्कीम लागू किया है, जो मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना और अल्पसंख्यक संस्थानों के बुनियादी ढांचे के विकास से मिलकर बनी है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2021-22 में मदरसों की आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसी प्रकार उत्तराखंड सरकार भी मदरसों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देती आ रही है। साथ ही योगी सरकार ने फर्जी मदरसों को रोकने के लिए वर्ष 2017 में मदरसा पोर्टल भी बनाया था, जिसके तहत 19,125 मदरसों में से 16,531 मदरसे पोर्टल से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार वर्तमान में 7,442 मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है और इन मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विविधता का देश है। यहाँ के नागरिकों की कोई पहचान हो सकती है कि कई पहचान, किंतु उनकी आप देखते हैं कि सबसे बड़ी पहचान उनकी राष्ट्रीयता भारतीयता से है। जब इसी पहचान की अवहेलना होगी तो कई विसंगतियों का पैदा होना स्वाभाविक है। इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए कि क्या सभी के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है। बहरहाल आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए कि सभी बच्चे साधारण विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करें, जिससे उनकी राष्ट्रीयता समान हो सके। बच्चों को उसी स्कूल में आधुनिक विषयों के साथ साथ सभी मतों की नैतिक शिक्षा हेतु अलग से व्यवस्था की जाए, ताकि वे अन्य मजहबों और उनके मान बिंदुओं का आदर कर सकें, साथ ही दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सीख सकें। कहा जा रहा है ना कि एक पाठ्यक्रम होना चाहिए पूरे देश में, ये भी तो मांगे उठ रही हैं। आज मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति है उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? मुस्लिम शासन काल में अरबी फारसी को भले ही मत दिया गया हो, किंतु आधुनिक युग के प्रति स्पर्धात्मकता दौर में केवल मजहबी ज्ञान से मुस्लिम समाज के साथ चलने की कैसे कल्पना कर सकता है? पिछले कुछ वर्षों में मदरसों पर कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकियों की नर्सरी बनने के आरोप भी लगे हैं। वहाँ मुस्लिम युवाओं की ब्रेन वॉशिंग होती है। ऐसी बातें सुरक्षा एजेंसियों ने भी कही हैं। ऐसे में मदरसा शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। साथ ही उसे देश की मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना होगा, ताकि वर्तमान प्रणाली के अनुरूप उसे आधुनिकीकरण के दायरे में लाया जा सके। उचित पाठ्यक्रम का निर्धारण। देखा जाए तो मदरसों का पाठ्यक्रम बहुत पुराना है। मदरसा शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम में काल अर्थात समय का अभाव पाया जाता है, जो कुरान की शिक्षा के विरुद्ध है। कुरान इंसानों से चिंतन, खोज और तर्क करने का आग्रह करता है, जबकि मदरसों का अपने विद्यार्थियों से कहना होता है कि वे केवल कुरान याद करें और कोई प्रश्न ना पूछें। सवाल पूछने वाले को ऐसा माना जाता है कि उसने परंपरा तोड़ी है और इस पर वहाँ सजा का प्रावधान है। साथ ही में आप देखते हैं, साथ में ही एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मदरसा में शिक्षकों के लिए भी विशेष योग्यता का निर्धारण किया जाए और ऐसे शिक्षकों ही मदरसे में रखे जाएं धर्म से ऊपर उठकर विज्ञान और तकनीकी की पर्याप्त समझ रखते हो, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की सफलता पूरी तरह से शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षकों को विषयों को पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षित और योग्य होना चाहिए।
शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की शिक्षण कर्मचारियों को उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। लिहाजा यदि शिक्षक पर्याप्त रूप से योग्य नहीं होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जाए। मदरसे अपने दीनी तालीम देने के उद्देश्य में भी तो कामयाब हैं, क्योंकि इस्लाम जीने का सलीका सिखाता है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी केवल आधुनिक शिक्षा से मिलेगी। इस दिशा में मदरसे पीछे हैं। ऐसे में अगर मोदी सरकार मदरसों और उसके शिक्षकों को मॉडर्न बनाने का प्रयास करती है तो यह एक बेहतर कदम होगा। क्या मजहबी शिक्षा देने तक सीमित मदरसों में आधुनिक विषयों को शामिल करने करके वहाँ के छात्रों के चिंतन में बदलाव लाना संभव है? यदि मदरसे में अंग्रेजी, विज्ञान आदि आधुनिक विषयों को शामिल करने से कट्टर इस्लामी मानसिकता बाकी बदल सकती है, तो निश्चित ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत को खंडित करने की प्रपंच में भूमिका नहीं निभाता। मदरसा शिक्षा प्रणाली की अन्य खामियों में बड़ी खामी यह है कि यहाँ के छात्रों का अपने मुस्लिम बच्चों अध्यापकों के साथ ही होता है। प्रारंभिक परिवेश में भी बाहरी दुनिया से कटाव उन्हें यह समुदाय के विचारवाद जीवन दर्शन से अपरिचित रखता है। यदि मुस्लिम बच्चे केवल अपने समुदाय के बच्चों को और मौलवी के ही संपर्क में रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनका दृष्टिकोण, वेशभूषा, भाषा, देश के इतिहास के बारे में उनकी समझ और सपने भी शेष समाज से भिन्न होंगे। यह दूरियां अक्सर कई गलतफहमियों को जन्म देने का कारण बनती है। क्या सोचते हैं आप लोग इस पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आस्तीन के एक सांप का साक्षात्कार, खरी खरी तंज कसा जा रहा है। चुनावी बयार में जागती अंतरात्मा की आवाज़ें। आजकल लोगों की अंतरात्मा जाग जाती है ना। आम चुनाव में गारंटी वाला दाव बाल, ये आप देखते हैं कि किस जो कर रहे हैं ना, हमारी सरकार आई तो हम इतना देंगे, हमारी सरकार आई तो हम अपना इतना देंगे, तो इन्हीं सब की बातें हो रही। भारत की मौजूदा आर्थिक तेजी 2003 से 7 जैसी है। 2003 से 7 में 8% से अधिक थी आर्थिक वृद्धि दर। मॉर्गन स्टैनली ने निवेशक के आधार पर पेश की रिपोर्ट। जीडीपी के मुकाबले निवेश 27% से बढ़कर 39% हो गया है। 1.2 लाख करोड़ निवेश करेगा अदानी समूह। स्विट्जरलैंड की कई कंपनियां भारत में निवेश की इच्छुक हो रही है। बीमा उत्पादों की गलत बिक्री रोके बैंक ग्राहकों को दे महत्व। ये आप देखिए विवेक जोशी साहब कह रहे हैं। नए संयंत्रों पर 750 करोड़ का निवेश करेगी मदर डेयरी। 41,000 करोड़ रुपये घटा फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन। भारत में उत्पादन पर निवेश बढ़ाएगी डेखाथलॉन। वित्त वर्ष 2022-23 में डीजल की कीमत 12% बढ़ी। मिशन पाम ऑयल के तहत पहला प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है अरुणाचल प्रदेश में। मार्च में 40,000 करोड़ का एफपीआई निवेश आया है, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बात हो रही। बाजार विशेषज्ञ बोले इस महीने थोक सौदों के जरिए ज़्यादा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है। कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक डेट बाजारों में आप देखिए 52,639 करोड़ डाले गए। 5 कंपनियों का पूंजीकरण 2.23 लाख करोड़ घटा। स्टार्टअप महाकुंभ में 3,000 उद्यमी होंगे शामिल। भारत मंडपम में सोमवार से शुरू हो रहे हैं ना स्टार्टअप महाकुंभ, तो उसी की बात हो रही है। ये फ्लिपकार्ट ने मनमाने तरीके से रद्द किया आईफोन का ऑर्डर, अब चुकाना होगा हर्जाना। उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट को अनुचित व्यापार प्रथाओं को दोषी पाया। ग्राहक को हुए मानसिक उत्पीड़न के लिए करना होगा 10,000 रुपये का भुगतान। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ट्रंप की चेतावनी, वह राष्ट्रपति नहीं चुने गए तो देश में खून खराबा। चुनाव है ना यहाँ भी। पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव होते तो धांधली नहीं होती, इमरान खान कह रहे हैं। पाकिस्तान ने आईएमएफ से कहा कि सीपीईसी को अतिरिक्त कोष नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। वेल्स के पहले आश्वेत फर्स्ट मिनिस्टर बनेंगे वान गैथिंग। पर्यटन निवेश के लिए यह दशक भारत का है, करिया कह रहे हैं। बीएफएस ग्लोबल के सीईओ ने कहा भारत में तेजी से हो रहा है बदलाव, देश में व्यापार, पर्यटन, संस्कृति के लिए अवसर पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। मालदीव संसदीय चुनाव के लिए भारत में भी होगी वोटिंग। 21 अप्रैल को केरल के तिरुवनंतपुरम में भी डाले जाएंगे। भारत के अलावा कोलंबो व कोलालमपुर में भी होंगे बैलेट से पेपर। भारत सेल्सियस सोमवार से करेंगे 10 दिवसीय युद्धाभ्यास। लामितीये
2024 द्विपक्षीय सैन्य अब संबंधों का निर्माण प्रोत्साहन देगा। भारतीय सेना की 45 कर्मियों वाली टुकड़ी रविवार को सेशल्स से रवाना होगी है। बिना पासपोर्ट टोरंटो पहुंची PIA की एयर होस्टेस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में जारी रहेगा सैन्य अभ्यास। गाजा में युद्ध रोकने के अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध का इजरायल PM ने नकारा। ये आप देखते हैं कि यहाँ आपको, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये अरब सागर है, अदन की खाड़ी है, लाल सागर है, भूमध्य सागर है, यहाँ इजरायल देखने को मिलेगा। ये आपका खेल का क्षेत्र है, इसे भी देख लिया करिएगा। लड़कियों ने खत्म किया RCB का इंतजार। WPL के फाइनल में दिल्ली को 8 विकेट से हराया। 16 वर्ष में RCB ने जीती कोई ट्रॉफी। तो महिलाओं का प्रीमियर लीग होने लगा ना क्रिकेट, तो उसी की बात हो रही। अलगराज ने सिनर का विजय अभियान थमा। कार्लोस अलगराज की बात हो रही है। विक्रमादित्य गुरु प्रकाश में होगा खिताबी मुकाबला। विक्रमादित्य कुलकर्णी और गुरु प्रकाश ने रविवार को यहाँ इंडियन चेस स्कूल की ओर से आयोजित 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की ग्राम्पी शतरंज सीरीज की खिताब में बढ़त में जगह बनाई है। जॉन पेरी ने जीता खिताब। खंडे की कोटा खंडेला सराय सीमा स्थित क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट क्लब में चल रही दिल्ली चैलेंजर गोल्फ प्रतियोगिता का रविवार को समापन किया है। डी फॉल बने गोल कीपिंग कोच। भारत ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम की सहायता के लिए नीदरलैंड के गोल कीपिंग विशेषज्ञ डेनिस वान डी फॉल को फिर से अपने सहयोगी स्टाफ में शामिल किया है। छोटी उम्र में बड़ी उड़ान। मिजोरम के रहने वाली और भारत के सबसे युवा पैराग्लाइडिंग पायलट 11 वर्षीय सेमुअल ने बिलिंग पहुंचकर अकेले उड़ान भरने और दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइड से कीर्तिमान स्थापित किया है। बच्चे ने आप देखिए 15 मिनट तक हवा में सफर किया है। पैरा तीरंदाजी शीतल देवी चुनाव के लिए दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित हुई हैं। डार्क मैटर व BAU के रहस्यों को सुलझाने का पेश किया नया मॉडल। IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने विज्ञानियों के साथ किया ये अनुसंधान। ये डल झील किनारे फार्मूला 4 कार शो में रफ्तार और जोश का जुनून अब यहाँ देखने को मिलेगा। ये आप देखिए साड़ी दौड़। भारत की साड़ी को स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है। लगभग 5000 वर्ष से अस्तित्व में है। अपनी प्राचीनता के साथ साड़ी आज के दौर में की फैशन ट्रेंड में भी है। साड़ी के महत्व में रेखांकित करने के लिए रविवार को हैदराबाद में साड़ी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक साड़ियों में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाते हैं। तो राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पारित किया था रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में आज ही रॉलेट एक्ट पारित किया था। इस कानून से सरकार को किसी भी व्यक्ति को मुकदमे के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति मिल गई थी। गांधी जी और अन्य नेताओं ने इस दमनकारी कानून के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था, जिससे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में चलने वाले पहले इंसान बने एलेक्सी लियोनोव। सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव 1965 में आज ही के दिन अंतरिक्ष में चलने वाले पहले इंसान बन गए थे। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर 12 मिनट 9 सेकंड तक चहलकदमी की थी। हालांकि इस दौरान उनका स्पेस सूट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। विश्व के महान क्षेत्ररक्षकों में गिने जाते हैं एकनाथ सोलकर। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एकनाथ सोलकर का जन्म 1948 में आज ही मुंबई में हुआ था। सोलकर ने नेट में अपनी गेंदबाजी से बॉम्बे के खिलाड़ियों को प्रभावित किया। 1966-67 में बॉम्बे के पहले रणजी मैच खेला। टेस्ट कैरियर की शुरुआत 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ की। सोलकर ने भारत के लिए कुल 27 टेस्ट और 7 वनडे खेली। टेस्ट में 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाया, 53 कैच लिए। उनका प्रति मैच 1.96 कैच का रिकॉर्ड शानदार है। 26 जून 2005 को इनकी डेथ हो गई थी। ये आप देखिए आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ग्राडाबिक ने कि ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद पूरा आसमान सुखर हो गया और लावा और धुआं कई किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला। ज्वालामुखी से लावा के फव्वारे निकले।
आसपास के क्षेत्रों में 3.5 किलोमीटर लंबी दरारें हो गई और जिनसे लावा फूट रहा है। 4 माह में इस ज्वालामुखी में तीसरी बार विस्फोट हुआ है। पहला विस्फोट दिसंबर 2023 और दूसरा इसी वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में हुआ था। रीएक्टिवेट हो चुका है ऐसा माना जा रहा है। सेफ्टी बॉल भी कहते हैं ना पृथ्वी का ज्वालामुखी को। 5,000 साल पुराने कंकालों में डाउन सिंड्रोम के लक्षण मिले हैं। 7 शिशुओं की प्राचीन हड्डियों की डीएनए में डाउन सिंड्रोम का लगाया पता। विज्ञानियों ने 7 शिशुओं की प्राचीन हड्डियों की डीएनए से डाउन सिंड्रोम का निदान किया है, जिनमें से एक की उम्र 5,500 वर्ष है। और नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित उनकी पद्धति शोधकर्ताओं को यह जानने में मदद कर सकती है कि प्रागैतिहासिक समाज डाउन सिंड्रोम और अन्य दुर्लभ बीमारियों वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। प्रागैतिहासिक काल में स्पेशल चाइल्ड से कैसा बर्ताव करते थे चलेगा पता। 700 में से एक शिशु को होता था डाउन सिंड्रोम। कंकालों के टुकड़े हो जाने की वजह से उनके गुणसूत्र भी टूट गए हैं। कम उम्र में मां बनने से बच्चे में पाई जाती है बीमारी। और 5,500 साल पुराने मकबरे में दफन 6 साल के बच्चे के कंकाल में मिले डाउन सिंड्रोम के लक्षण। हृदय रोग के जोखिम कारक निम्न व मध्यम आय वाले देशों में देखे। अनुसंधान कर रहे हैं प्रयोगशाला में बनाए मिनी किडनी व फेफड़े। ये आप देखिए भ्रूण को संभाल कर रखने वाले द्रव्य में ऐसी कोशिकाएं निकालकर विकसित किए गए अंग और 12 गर्भवतियों के गर्भ से जमा की कोशिकाएं। 6 हफ्ते लगे ऑर्गेनाइड्स बनाने में। यह होगा फायदा। विज्ञानियों का मानना है कि उनकी खोज भविष्य में डॉक्टरों को बच्चों के जन्म से पहले ही जन्मजात बीमारियों के इलाज में मदद मिल सकती है और इससे अलावा गर्भ में ही बच्चे के जरूरी पोषण मुहैया कराया जा सकता है। नैतिकता पर बहस। तो ब्रिटेन में गर्भपात के लिए आमतौर पर 22 हफ्ते की समय सीमा निर्धारित की गई। उसके बाद गर्भ से कोशिकाएं नहीं ली जा सकती हैं। इस वजह से उस सीमा के बाद वे भ्रूण का विकास का अध्ययन कोशिकाओं के जरिए नहीं कर सकते हैं। बाकी दुनिया में भी गर्भपात को लेकर अलग अलग लेकिन कड़ी सीमाएं तय है। ऐसे में फिलहाल इस प्रक्रिया को करने के लिए नियत समय तय करने की बात हो रही है। इसलिए एक माह परिवार से दूर रहता है यह शख्स। देखिए नाइजीरिया की बात है। लोग जिंदगी में एक तरह की दिनचर्या से ऊब जाते हैं और इससे उबरने के लिए कोई छुट्टियां लेकर घूमने निकल जाता है या घर पर ही कुछ दिन परिवार के साथ बिताता है। पर एक शख्स ऐसा भी है जो हर साल 1 महीने के लिए परिवार से ब्रेक लेता है, पत्नी व बच्चों से दूर रहता है। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक आदामू सालिसू का नाम 35 साल का ये व्यक्ति नाइजीरिया के लापाई शहर का रहने वाला है। पेशे से कंटेंट राइटर आदामू ने के 3 बच्चे हैं। उनकी 27 साल की पत्नी माई मोना सालिसू घरेलू महिला हैं। दिलचस्प बात है कि ये भी इस काम को परिवार के लिए फायदेमंद भी बताते हैं। देखिए कहते हैं ना कि वो थोड़ा ब्रेक देते रहो रिश्तों में तो अच्छा रहता है। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से तोड़ दो, कहीं और जुड़ जाओ। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपकी न्यूज़पेपर की आज की कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है उस पर मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। धन्यवाद।